हेलो स्टूडेंट्स। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स की हमारी तैयारी चल रही है। हम लोग अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। हमारा 78th का पेपर चल रहा था 4 जनवरी वाला, जिसमें हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम लोग 31 से करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के पोस्ट पर भी काम किया है। तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। हम लोग कांग्रेस पार्टी के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि इसका गठन कब हुआ था, किसने किया था, फादर ऑफ द कौन था कांग्रेस पार्टी का, ठीक है, और कौन कौन अध्यक्ष रहे थे। फर्स्ट अध्यक्ष WC बनर्जी रहे थे, फिर दूसरे दादा भाई नौरोजी रहे थे और तीसरे जो थे वही पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और इसका आंसर क्या है, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल से हम लोग इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में। तो आप लोग वहाँ से जो हमारा पहले का वीडियोज़ है उसको ज़रूर देख लीजिएगा और आप लोग रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया। बिहार में 2 सदन है, आपको पता है बिहार विधानमंडल के 2 सदन है, एक तो बिहार विधानसभा है और दूसरा है विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद, तो ये कब कहाँ से आया, क्योंकि ये हर जगह नहीं होता है। हमारे यहाँ केवल 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें 2 सदन है, बाकी सब राज्यों में एक ही सदन है। बाकी सभी राज्यों में केवल विधानसभा होती है। तो कोई भी बिल आता है तो विधानसभा से पास होता है, राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल साइन करते हैं और बिल एक्ट बन जाता है। पर बिहार में क्या होता है कि जब भी कोई बिल आता है तो विधानसभा में भी पास होता है, फिर विधान परिषद में भी पास होता है, फिर जाता है राज्यपाल के पास साइन होने के लिए। ठीक है, तो वो 6 राज्य कौन कौन से, वो है तम्बुक, TAMBUK। ठीक है, T से हो गया आपका तेलंगाना, A से हो गया आंध्र प्रदेश, M से महाराष्ट्र, B से बिहार, U से उत्तर प्रदेश और K से कर्नाटक। इन राज्यों में 2 सदन है। तो पूछ रहा है कि कब बिहार का एक सदन 2 सदन बना, और ये अंग्रेजों के टाइम में ही हुआ था। तो भारत सरकार ने 1919, 1909, 1935 या फिर इनमें से एक से अधिक। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 converted Bihar's unicameral legislature into a bicameral one, establishing the Bihar Legislative Council and Bihar Legislative Assembly। ठीक है, बहुत जगह पे 1935 भी इसका दे रहा है कि 1935 में ऐसा हुआ था, बहुत जगह 1919 दे रहा है। देखो 1919 वाला जो कानून था ना, उसमें ये हो गया था कि ये कुछ कुछ ऐसे मतलब कि वो था, कौन कौन बताए तुमको, बंगाल, ठीक है, बंगाल था, उसके बाद मुंबई था और मद्रास था, फिर यूपी था, बिहार था और असम था। इन 6 राज्यों में कहा गया था कि 2 सदन, एक सदन से 2 सदन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बॉम्बे, मद्रास और ये बंगाल जो है, ये तीनों तो प्रेसिडेंसी थे, और उसके अलावा ये 3 यूपी, बिहार और असम। ठीक है, तो 1919 में ही ये आ गया था, लेकिन इसके बाद इसको स्टार्ट किया गया 1935 के बाद। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में ही ये चीज़ हो गया था कि बिहार का यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बाई कैमरल वन हो जाएगा, मतलब 2 सदन हो जाएंगे। जो 1919 का कानून है उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर सेंट्रल लेवल पे भी इंट्रोड्यूस किया गया था कि केंद्र में भी लोकसभा और राज्यसभा 2 होगा। दिस एक्ट ऑल्सो एक्सटेंड द बाई कैमरल स्ट्रक्चर टू सर्टेन प्रोविंसेस। कुछ राज्यों में भी, केंद्र में भी 2 होगा और राज्यों में भी, ठीक है, जिसमें बिहार था। और कौन कौन राज्य थे बता दिए। बाई कैमरल लेजिस्लेचर बिहार कंसिस्ट, इसमें 2 चीज़ें होंगी, एक होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधानसभा, और एक होगा काउंसिल मतलब परिषद, और दूसरा होगा लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा। विधान परिषद और विधानसभा, विधान परिषद जो होता है ना वो अपर हाउस होता है। जैसे अगर हम लोग केंद्र सरकार की बात करें तो वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में, राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है और राज्यसभा में सीटें कम हैं। लोकसभा जो है ये लोअर हाउस है, ठीक है, और लोकसभा की सीटें ज़्यादा होती है। और लोकसभा जो है वो पॉपुलर हाउस होता है, राज्यसभा पॉपुलर नहीं होता है। इसमें राज्यों से प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, पर लोकसभा में जो प्रतिनिधि होते हैं उनको जनता चुनती है। डायरेक्ट इलेक्शन होता है लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में राज्यों से प्रतिनिधि चुन के जाते हैं। सेम यही स्ट्रक्चर जो राज्यसभा उसमें भी लोकसभा की ही तरह होता है विधानसभा,
और राज्यसभा की तरह होता है विधान परिषद। जैसे बिहार विधान परिषद में 75 सीट है और विधानसभा में ज़्यादा सीट है 243। ठीक है। द बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज established with 29 members initially, which later increased to 72। शुरू में स्टार्ट हुआ था 29 मेंबर से, बाद में 72 मेंबर, और उसके बाद 1952 के इलेक्शन में 72, फिर उसके बाद 96, फिर अभी कम होकर 75 मेंबर है। फॉलोइंग द क्रिएशन ऑफ झारखंड, झारखंड के क्रिएशन के बाद से ये 75 हो चुका है। ठीक है। ये देखिए आर्टिकल 168 से आता है। एज पर आर्टिकल 168 स्टेट लेजिस्लेचर इज कम्पोज ऑफ। स्टेट लेजिस्लेचर में 3 चीज़ें होती हैं, मतलब राज्य में अगर कोई कानून पास होता है, जैसे बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, तो कोई भी कानून पास होता है तो वो बिहार जैसे राज्य में वो 3 स्टेज से होकर गुजरता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और फिर गवर्नर। ठीक है। थोड़ा सा विधान परिषद के बारे में जान लो, कैसे इसका गठन होता है, केवल 6 राज्यों में क्यों है, बाकी राज्यों में क्यों नहीं है। ठीक है। तो रिसेंटली वेस्ट बंगाल सरकार भी डिसाइड किया है कि वो भी अपने यहाँ विधान परिषद में लेजिस्लेटिव काउंसिल सेटअप करेगा। ठीक है। तो कैसे सेटअप करता है, क्या तरीका है, वेस्ट बंगाल भी अब चाहता है। देखो ऐसे तो तंबुक में है ना, तो तंबुक में तो वेस्ट बंगाल आ नहीं रहा है, तो वेस्ट बंगाल भी चाहता है कि उसके यहाँ भी विधान परिषद हो। इसके लिए उसको एक बिल जो है वो अपने असेंबली में पास करना होगा। विधानसभा जो है वो एक बिल पास करेगी, फिर वो बिल जो है गवर्नर के पास जाएगा, फिर वो बिल पार्लियामेंट के पास आएगा, संसद, और फिर संसद जो है वो इसको फिक्स करता है कि वहाँ पे होना चाहिए विधान परिषद या नहीं होना चाहिए। ठीक है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट वाज एबॉलिश्ड इन 1969। पहले वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल था, मगर 1969 में वो ख़त्म कर दिया गया था। ये विधान परिषद बनाना और ख़त्म करना ये पार्लियामेंट के हाथ में होता है। किसी राज्य में विधान परिषद बनेगा या नहीं बनेगा या ख़त्म किया जाएगा, ये होता है पार्लियामेंट यानी संसद के हाथ में। ठीक है। की पॉइंट्स क्या हैं, देखो इंडिया हैज़ अ बाईकैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर। भारत का जो सिस्टम है वो क्या है, द्विसदन है, बाईकैमरल हमारे यहाँ। जैसे पार्लियामेंट में 2 हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा, उसी तरह राज्यों में भी होता है विधान परिषद और विधानसभा थ्रू आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 169 से विधानसभा और विधान परिषद 2 हो सकता है। 6 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है। इन 2020 आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली पास द रेजोल्यूशन फॉर एबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। 2020 में आंध्र प्रदेश जो है, जहाँ पे अभी विधान परिषद है बिहार की तरह, उसने इसको एबॉलिश करने के लिए, हटाने के लिए पास किया था कानून। लेकिन अभी पार्लियामेंट से ये क्लियर नहीं हुआ है। जब तक पार्लियामेंट क्लियर नहीं करेगा तब तक ये हटेगा नहीं। तो पार्लियामेंट से बिल पास होना जरूरी है। राज्य पहले अपने यहाँ बिल पास करके और फिर पार्लियामेंट को देते हैं, फिर पार्लियामेंट पास करता है। ठीक है। इन 2019 द जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एबॉलिश्ड। पहले जम्मू कश्मीर में भी, पहले जम्मू कश्मीर क्या था, राज्य था, तो उसके पास भी विधानसभा विधान परिषद दोनों था। अब तो जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, वो तो एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश के पास ये जरूरी नहीं है राज्यसभा, ये विधानसभा और विधान परिषद होना। पर जम्मू कश्मीर एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके पास विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा, विधान परिषद नहीं है। ठीक है। अब कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे अबॉलिश करते हैं, तो आर्टिकल 169 में लिखा हुआ है कि विधान परिषद को कैसे बनाना है, कैसे ख़त्म करना है, और इसके लिए पार्लियामेंट सबसे बड़ी मतलब पावर उसी के पास है कि किसी राज्य में क्रिएट कैसे करना है और अबॉलिश कैसे करना है। और पार्लियामेंट ये करता है बाय सिंपल मेजॉरिटी। देखो सिंपल सा प्रोसेस है। अभी जैसे वेस्ट बंगाल चाहता है कि उसके यहाँ विधान परिषद हो, तो वेस्ट बंगाल की जो विधानसभा है वो इस कानून को पास करेगी, और इस कानून को पास करेगा किससे, स्पेशल मेजॉरिटी से, विशेष बहुमत। बहुमत मतलब होता है कि 50% ज़्यादा, बहुमत नहीं, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि उस विधानसभा में जितने सदस्य हैं उनका 50% से ज़्यादा प्लस जितना लोग उस दिन प्रेजेंट है और वोट दे रहा है उसका 2/3। ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है मेजॉरिटी तो होगा ही कि टोटल सदस्य का 50% से ज़्यादा,
प्लस उस दिन जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट दे रहे हैं उसका 2/3 होना चाहिए, तब बिल पास होएगा। और बिल जब पास होके पार्लियामेंट में जाएगा तो पार्लियामेंट बिल फिर पास होके विधानसभा पास करेगा बिल को, गवर्नर के पास, गवर्नर साइन कर देगा तो बिल पास हो गया। फिर बिल पार्लियामेंट में जाएगा, फिर पार्लियामेंट उस बिल को पास करेगी बाय सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में होता है आपको केवल 50% से ज़्यादा, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी मतलब केवल 50% से ज़्यादा। तो ये हो गया स्पेशल मेजॉरिटी एंड सिंपल मेजॉरिटी। तो पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो एबॉलिश और क्रिएट कर सकती है। और कैसे करती है पार्लियामेंट? सिंपल मेजॉरिटी से। और जो हाउस है यानी कि जो राज्य की विधानसभा है वो उसको पास करता है बाय स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है तो बता ही दिए कि टोटल मेंबर का 50% मेजॉरिटी और जितने लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 2/3, ठीक है। कंपोजिशन, विधान परिषद का कंपोजिशन, तो अंडर आर्टिकल 171 द कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट शैल नॉट हैव मोर देन 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट असेंबली। मतलब उस राज्य की विधानसभा में जितना आदमी है, जितना मेंबर है, उसका 1/3 से ज़्यादा विधान परिषद में नहीं होना चाहिए। जैसे बिहार विधानसभा में 243 मेंबर्स हैं, ठीक है। ये बिहार विधानसभा में अगर इतने मेंबर 243, तो विधान परिषद में, ये सभा में, विधानसभा में, तो विधान परिषद में इसका 243 का 2/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो विधान परिषद में हमारे कितना है? 75 आदमी है, समझ में आया? 2/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये नियम है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद में हमेशा कम आदमी होगा। कितना आदमी? विधानसभा का 2/3। लेकिन ये 2/3 40 से कम नहीं होना चाहिए। और ये 2/3 का जो नियम है ना, ये सभी राज्यों पे नहीं है। और छोटा राज्य है तो उस पर नहीं होता है। और ये 40 से कम नहीं होना चाहिए। जैसे 75 है ना बिहार में, 40 से कम नहीं होना चाहिए मेंबर विधान परिषद में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, लाइक द राज्यसभा, राज्यसभा की तरह जो विधान परिषद होता है वो एक कंटिन्यूइंग चैम्बर होता है। कंटिन्यूइंग चैम्बर मतलब कि जैसे लोकसभा में क्या होता है कि हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, सभी लोग फिर से नए नए लोग आते हैं, कुछ लोग दोबारा चुनाव जीतते हैं, कुछ लोग हार जाते हैं, उनके जगह नए लोग आते हैं। ये लोकसभा में होता है, ठीक है। हर 5 साल पे लोकसभा का विघटन हो जाता है, फिर से चुनाव होता है। पर राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है। इसमें हर मतलब कि 1/3 आदमी जो होता है ना वो 6 साल पे रिटायर कर जाता है। 1/3 में 33% आदमी 6 साल पे रिटायर कर गया, तो फिर उसके जगह दूसरे लोग आए, फिर उसके बाद मतलब 2-2 साल पे लोग रिटायर करते हैं। 33% आदमी जिसका 6 साल पूरा हो गया वो फिर 2 साल में रिटायर कर गया, फिर उसके जगह नया आदमी आया, फिर अगला 2 साल बाद फिर 33% आदमी रिटायर कर गया। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बार में पूरा खाली नहीं होता है ना। कभी भी राज्यसभा जो है वो एक ही बार में खाली नहीं होता है, पर लोकसभा जो है वो हर 5 साल में खाली होता है और इलेक्शंस होते हैं। सेम इन द स्टेट्स, स्टेट में क्या होता है कि लोकसभा की तरह विधानसभा की कहानी है और राज्यसभा की तरह होता है हमारा विधान परिषद। सेम, समझ गए आप लोग? तो विधान परिषद जो है वो भी एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है। इट इज़ परमानेंट बॉडी, वो एक परमानेंट बॉडी है राज्यसभा की तरह, एंड इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन, और इसका विघटन नहीं हो सकता है जैसे लोकसभा का या विधानसभा का हर 5 साल में हो जाता है। द टेन्योर ऑफ MLC, जो विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं उनका टेन्योर 6 साल का होता है, ठीक है। जैसे लोकसभा का होता है 5 साल, विधानसभा का 5 साल, पर राज्यसभा और विधान परिषद इसका 6 साल होता है। विथ 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायरिंग एवरी 2 ईयर, और हर 2 साल पे 1/3 व्यक्ति रिटायर कर जाते हैं, ठीक है। इलेक्शन कैसे होता है अब इनका? जो MLC बनेंगे, MLA और MLC दोनों में अंतर है, ठीक है। MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य, और MLC मतलब विधान परिषद के सदस्य। तो इनका इलेक्शन कैसे होता है? तो 1/3 ऑफ MLCs आर इलेक्टेड बाय द स्टेट MLAs। 1/3 जो MLC होते हैं उनको MLA ही चुनता है, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट जनता नहीं चुन रही है, ठीक है। MLA लोग ही आपस में से, मतलब आपस में से नहीं, कुछ लोगों को MLC नियुक्त करते हैं 1/3 को। बाकी 1/3 जो होता है
by special electorate comprising sitting member of local government such as municipalities and district board। ठीक है, नगर निगम वाले लोग जो हैं वो 1/3 लोगों को चुनते हैं। 1/12 लोगों को का इलेक्शन जो होता है वो टीचर्स जो है वो चुनते हैं। ठीक है, टीचर्स। और 1/12 लोगों को ग्रेजुएट्स, ऐसे लोग जो 3 साल से ग्रेजुएट्स हैं या ऐसे लोग जो 3 साल से टीचर हैं वो लोग। तो 1/12 लोगों को टीचर्स चुनते हैं, 1/12 लोगों को ग्रेजुएट्स चुनते हैं, 1/3 लोगों को नगर निगम की इकाई चुनती है और 1/3 लोगों को नगर निगम पंचायत और 1/3 लोगों को आपको चुनता है कौन, जो MLA होता है वो सब चुनता है। और बाकी जो बच गए द रिमेनिंग मेंबर्स उनको गवर्नर अपॉइंट करता है। जैसे पढ़े थे ना कि राज्यसभा में 12 लोगों को गवर्नर जो है वो अपॉइंट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स लाइक लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल सर्विस। यहाँ भी गवर्नर कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, 1/6 है यहाँ, गवर्नर 1/6 लोगों को अपॉइंट करते हैं। समझ गए? डिफरेंट सेक्ट, साइंस, आर्ट्स, ये सब से। अब लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है? लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है? तो द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द काउंसिल्स आर लिमिटेड। अनलाइक राज्यसभा, जो परिषद होती है ना वो ज़्यादा काम नहीं करती, क्योंकि जो लोकसभा, जैसे लोकसभा है तो लोकसभा और राज्यसभा में पॉपुलर कौन है? लोकसभा। जो लोग चुन के जाते हैं वो लोकसभा में होते हैं, ज़्यादातर डिस्कशंस लोकसभा में होते हैं, ज़्यादातर मंत्री लोकसभा का बनता है। उसी तरह सेम विधान सभा और विधान परिषद में विधानसभा ज़्यादा पावरफुल है, विधान परिषद बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। ठीक है, अनलाइक राज्यसभा विच हैज सब्सटेंशियल पावर टू शेप नॉन फाइनेंशियल लेजिस्लेशन। मतलब राज्यसभा जो है ना वो जो मनी बिल होता है उसको कुछ नहीं कर सकता है, लोकसभा मनी बिल लेकर आता है। मतलब जैसे विधान परिषद मनी बिल को कुछ नहीं कर सकता है, विधानसभा में आएगा मनी बिल। ठीक है, असेंबली कैन ओवरराइड सजेशन अमेंडमेंट मेड टू लेजिस्लेशन बाय द काउंसिल। परिषद अगर कुछ कहता है, विधान परिषद की ये सजेशन देता है या फिर कुछ संशोधन कहता है तो असेंबली उसको ओवरराइड कर देता है, उसके संशोधन को नहीं मानता है। अनलाइक राज्यसभा MPs, MLC कैन नॉट वोट इन इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। जो विधान परिषद के जो विधायक होते हैं वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, जबकि वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में पार्टिसिपेशन होता है, राज्यसभा के लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, पर यहाँ पे MLC के लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल MLA पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, MLA पार्टिसिपेट करता है, MLC पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, और द वाइस प्रेसिडेंट इज़ द राज्यसभा चेयरमैन। और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। जैसे कल आप लोग सुने होंगे जगदीप धनखड़ जी जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपने सीट से रिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेजिग्नेशन किस आर्टिकल से होता है, या वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, तो किसको दिया था? प्रेसिडेंट जी को दिए थे, द्रौपदी मुर्मू जी को दिए थे। ठीक है, फिर इनका इलेक्शन का प्रोसेस क्या है ये सब पूछा जा सकता है। तो वाइस प्रेसिडेंट को काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा इस बार के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो जिस तरह से राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, क्या उसी तरह से हम विधान परिषद में होता है? नहीं, विधान परिषद में जो चेयरमैन बनता है वो आपस में से ही कोई एक व्यक्ति को वहाँ का चेयरमैन बना दिया जाता है। समझ गए? तो काफ़ी डिटेल में हम लोग विधानसभा और विधान परिषद जो है वो पढ़ लिए हैं। याद रखने वाली क्या बात है कि विधान परिषद, बिहार विधान परिषद में 75 सीट है। फिर विधान परिषद जो है इसको बनाना और बिगाड़ना, ख़त्म करना, ये पार्लियामेंट के हाथ में है। पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से पास करती है और राज्य स्पेशल मेजॉरिटी से पास करते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 50% एंड 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपल मेजॉरिटी मतलब सिर्फ 50%। यही सब आप लोग को जानना है। फिर कितना होना चाहिए विधान परिषद में का सीट? 1/3 होना चाहिए। तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा जो भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था।
क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा को कौन सा नदी युग्म 2 बार काटता है। मतलब क्या कह रहा है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है। ठीक है, तो हम लोग कर्क रेखा पढ़े हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। तो कर्क रेखा से भारत की केवल एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और वो है माही नदी। ठीक है, जो हम लोग रिवर्स पढ़ रहे थे तो माही में हम लोग इस बारे में पढ़े थे। देखो, द माही रिवर इज यूनिक इन इंडिया एज इट क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। इट ओरिजिनेट्स इन मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होता है। फ्लोज नॉर्थवर्ड इनटू राजस्थान, फिर राजस्थान में फ्लो करता है। देन टर्न साउथ वेस्ट टू गुजरात, फिर गुजरात में जा करके फिर पानी में बह जाता है गल्फ ऑफ खंभात के पास, यानी खंभात की खाड़ी के पास या अरब सागर में जाके मिल जाता है। और ये जो नदी है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करता है, एक बार मध्य प्रदेश में और एक बार गुजरात में। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार ये नदी काटता है। यहाँ पे देखो माही नदी ब्लू कलर से दिखाया गया है, ये नदी ऐसे ऐसे कर्क रेखा को यहाँ पे 2 बार काटा है। ठीक है, कर्क रेखा माने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए। यूनिक फैक्ट, महिसागर डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात इज नेम्ड आफ्टर द रिवर। इसी नदी के नाम पे गुजरात में एक जिला का नाम है, इसका नाम है महिसागर। डैम भी बनाया गया है, महिसागर डिस्ट्रिक्ट में ही है कडाना डैम, और बंसवाड़ा राजस्थान में माही बजाज सागर डैम। एक तो कडाना डैम है, दूसरा माही बजाज सागर डैम। अदर वेस्ट फ्लोइंग रिवर इंक्लूड द लूनी रिवर। बाकी जो वेस्ट की तरफ बहने वाले, माही नदी कहाँ है, वेस्ट की तरफ बहती है। देखो इधर बह रहा है ना, ऐसे पानी में गिर रहा है तो वेस्ट, इधर वेस्ट होता है। तो बाकी के वेस्ट फ्लोइंग रिवर जैसे नर्मदा, तापी, साबरमती, लूनी। लूनी ऐसा नदी है जो समुद्र में न जाके रेत में ही विलीन हो जाता है। ठीक है, मतलब जमीन के अंदर से बहता है या रेत में विलीन हो जाता है, तो वो है लूनी नदी। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट डैम इन राजस्थान कौन, माही बजाज सागर डैम। द रिवर फ्लोज थ्रू द वागड रीजन ऑफ राजस्थान। द एंशिएंट ग्रीक्स रेफर टू द माही रिवर एज मेस। ठीक है, जो ग्रीक लोग थे पुराने वो माही रिवर को मेस कहते थे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है 34 नंबर। 2019-20 में बिहार के जीएसडीपी में किसका 60.2% हिस्सा था। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर, विनिर्माण क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल सेक्टर, कृषि क्षेत्र एग्रीकल्चर सेक्टर, और कह रहा है कि बिहार के जीएसडीपी में, जीएसडीपी मतलब जो जीडीपी है, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो किसी भी स्टेट के जीडीपी में किसका योगदान सबसे अधिक होता है, 60% योगदान किसका, सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्या होता है कि जो सबसे कम जो जीडीपी में अपना योगदान देता है वो होता है कृषि क्षेत्र। एग्रीकल्चर सबसे कम पैसा, एग्रीकल्चर में सबसे कम योगदान देता है। उसके बाद है विनिर्माण क्षेत्र और उसके बाद है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। और इसके उल्टा अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ में लगे हुए हैं, सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं कृषि में। सबसे ज़्यादा लोग भी लगे हुए हैं और सबसे कम आउटपुट भी दे रहा है। ठीक है, कृषि में, उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र, उसके बाद सेवा क्षेत्र। ठीक है, ये देखिए, इन बिहार द सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है जीएसडीपी में, फॉलोड बाय इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। उसके बाद इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर है, उस इंडस्ट्री है फिर एग्रीकल्चर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर एक कांटी ठोकी जाती है, 2 वर्ष बाद वह कांटी, ठीक है, एक मान लेते हैं कि ये जड़ है और यहाँ से एक पेड़ निकला और इस पेड़ पर क्या करना है कि एक कांटी यहाँ पर ठोक दिया गया बीचों बीच में। तो 2 साल बाद क्या होगा कि ये कांटी क्या होगा, तो इसी जगह पर रहेगा, अगल बगल जा जाएगा, यानी इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है,
तो क्या होगा, तो इनमें से क्या होगा, ये जो छेद है या ये जो काटी है ये वहीं पर रहेगा, उसी जगह पर रहेगा, 2 वर्ष बाद भी ये वहीं जहाँ आप ठुके गए थे वहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 36 नंबर है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यदि त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है, त्रिभुज, ये त्रिभुज है और ये दर्शा रहा है मेल, आयत व्यवसायी को दर्शाता है, ये आयत है और ये दर्शा रहा है व्यवसायी बिजनेसमैन, और वृत्त करोड़पति को दर्शाता है और ये करोड़पति है और ये दर्शाता है करोड़पति को। ठीक है, वृत्त सर्कल। तो कह रहा है कि कौन सा अंक उन पुरुषों को दर्शाता है जो कि व्यवसायी और करोड़पति दोनों है। तो पुरुष भी है, व्यवसायी भी है और करोड़पति भी है, माने तीनों चीज है। ठीक है, तीनों चीज कहाँ पे है, यहाँ 10 नंबर में तीनों चीज है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 में तीनों चीज दिया हुआ है। 10 जो है वो गोला के अंदर भी आ रहा है, ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है और सर्कल के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो देखो तुम लोग के लिए पूरा ये लेते आए हैं, बिहार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा प्रोडक्ट है, तो ये आप लोग को याद करना पड़ेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा प्रोडक्ट है। जैसे यहाँ पे देखो, अररिया में मखाना, अरवल में मैंगो, औरंगाबाद में स्ट्रॉबेरी, ये ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद क्या है, क्रॉप्स इन बिहार। यहाँ तक इसको रहने देते हैं, आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा कि एक डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट में कौन कौन सा प्रोडक्ट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप्स इन बिहार, बिहार में कौन कौन सा क्रॉप्स होता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको रात तक या फिर कल सुबह तक मिल जाएगा, जिसमें हम लोग इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।